कहानी की शुरुआत स्वर्ग से होती है, जहाँ एक बाज ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में इन चट्टानों के नीचे ही देवताओं की समाधियां बनाई गई थी और आज यह बाज उन्हीं में से एक देवता को धरती पर भेजने आया था। ये वही देवता थे जिनकी मृत्यु हजारों साल पहले राक्षसों के साथ हुए एक भयानक युद्ध में हुई थी। कुछ ही पलों बाद धरती से बाहर निकलता है चीन नाम का एक लड़का, जो उसी देवता का मानव रूप था। लेकिन स्मृति लुप्त हो जाने के कारण चीन को अपने अतीत की कोई भी याद नहीं थी। तभी अचानक वह बाज चीन पर हमला करता है और उसे बताता है कि आने वाले समय में उसे स्वयं ही सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद वह बाज चीन को जोर से धरती की ओर धक्का दे देता है। धरती पर गिरते ही चीन सीधा एक तालाब में जा गिरता है, जहाँ झोयू नाम की एक राजकुमारी पहले से ही स्नान कर रही होती है। इस हालत में एक अजनबी पुरुष को देखकर वह बेहद डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देती है कि इस व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए। उधर नालन नाम की एक प्रिजन गार्ड शाही जेल में बंद एक कैदी झीलांग की मरहम पट्टी कर रही थी। इस दौरान झीलांग बेहद क्रोधित दिखाई देता है। असल में जेल के कुछ अन्य कैदियों ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसे हल्की फुल्की चोटें आई थी। जब नालन अपने काम में व्यस्त थी, तभी दूसरी ओर बाकी सभी कैदी इशारों इशारों में एक योजना की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल इन सभी कैदियों ने जेल से भागने की साजिश रची थी, क्योंकि सेनापति शीमा ने इन्हें केवल इस वजह से कैद किया था कि इनके पास जादुई शक्तियां थी। मौका मिलते ही कैदियों ने अपने छिपाए हुए हथियार निकाले और पहरेदारों पर हमला कर दिया। यह देखकर नालन और झीलांग ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दीवारों पर कुछ रहस्यमय कागज चिपके हुए थे। लेकिन जैसे ही झीलांग ने उन कागजों में से एक को छुआ, उसके हाथ में अजीब सी जादुई शक्तियां समा गईं। असल में ये कागज लोगों की शक्तियां छीनने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ठीक समय पर नालन ने झीलांग का हाथ पकड़ लिया और उसे पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। अब उनके पास कैदियों का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी दौरान सभी कैदियों ने नालन को चारों ओर से घेर लिया और नालन ने अकेले ही सभी कैदियों से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच उसकी एक साथी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। कैदियों के दोबारा हमला करने से पहले ही सेनापति शीमा वहां पहुंच जाता है। वह सभी कैदियों की जादुई शक्तियां छीन लेता है और उन्हें वापस जेल में बंद कर देता है। बाकी कैदियों के साथ साथ झीलांग को भी फिर से जेल भेज दिया जाता है। उधर राजकुमारी जोयू अपने साथियों के साथ चीन को महल की ओर ले जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। ये लुटेरे राजकुमारी के पास मौजूद एक जादुई धनुष को पाने आए थे। राजकुमारी की रक्षा के लिए चीन भी हमलावरों का सामना करने लगता है। हाथ बंधे होने के बावजूद वह एक एक कर सभी लुटेरों को धूल चटा देता है और जैसे ही उसकी हथकड़ियां खुलती है, वही जादुई धनुष अपने आप उसके हाथों में आ जाता है। इसके बाद चीन आसानी से सभी हमलावरों को पराजित कर देता है। लेकिन फिलहाल चीन का शरीर जादुई शक्तियों को सहने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से वह वहीं जमीन पर बेहोश हो जाता है। उस शाम जब राजकुमारी झोयू चीन को लेकर महल पहुंचती है, तो वहां नालन पहले से ही उसके स्वागत के लिए मौजूद होती है। झोयू को देखते ही नालन पूछती है कि वह इतने दिनों तक महल से दूर क्यों रही। इस पर झोयू उसे जादुई धनुष के बारे में सब कुछ बता देती है। असल में यह धनुष राजा की बिगड़ती सेहत को ठीक करने के लिए चाहिए था। इसी बीच चीन को भी होश आ जाता है और जैसे ही उसकी नजर नालन पर पड़ती है, उसे स्वर्ग में अपनी प्रेमिका यू शेन की याद आ जाती है। यू शेन का चेहरा हूबहू नालन से मिलता जुलता था। वह लगभग 10,000 साल पहले अचानक स्वर्ग से गायब हो गई थी। उसी समय चीन भी राक्षसों के खिलाफ युद्ध के मैदान में लड़ रहा था। उधर नालन और झोयू आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि तभी चीन उस कमरे में पहुंच जाता है जहां वह जादुई धनुष सुरक्षित रखा हुआ था। जैसे ही झोयू को उसके गायब होने का पता चलता है, वह तुरंत सैनिकों को आदेश देती है कि चीन को ढूंढकर जेल में बंद कर दिया जाए। इस समय चीन जादुई धनुष की शक्तियों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह धनुष उसे अपनी ओर खींच लेता था। इस अजीब जुड़ाव का असर राजा की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा था। जब भी चीन उस धनुष को हाथ में लेता, राजा की हालत सुधर जाती और जैसे ही वह धनुष छोड़ता, राजा फिर से बीमार पड़ जाता। इसके बाद झोयू ने स्वयं वह धनुष उठाकर राजा के हाथों में थमा दिया, लेकिन वह उड़ता हुआ सीधे वापस चीन के हाथों में जा पहुंचा, जो ठीक उसी समय राजा के पीछे छिपा हुआ था। जब राजा को चीन और धनुष के इस अनोखे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत चीन को दवा लेने और आराम करने के लिए भेज दिया। उधर सेनापति शीमा का बेटा लिंग आंग उससे मिलने वहाँ पहुँचा। यही हमें सच्चाई का पता चलता है कि झोयू पर कराया गया हमला दरअसल शीमा और उसके बेटे की ही साजिश था। इस हमले के जरिए वे झोयू से जादुई धनुष छीनना चाहते थे। हालांकि लिंग आंग इस योजना में असफल रहा था, लेकिन उसने शीमा को चीन और जादुई धनुष के रहस्यमय संबंध के बारे में बताया। साथ ही उसने यह भी बताया कि कैसे चीन ने अकेले ही उस धनुष की मदद
मदद से सभी हमलावरों को पराजित कर दिया था। यह सुनते ही शीमा भीतर ही भीतर काफी प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब वह चीन का इस्तेमाल राजा के खिलाफ चाल चलने के लिए करना चाहता था। उधर चीन को सपने में अपने स्वर्ग की जिंदगी दिखाई देने लगती है, जहाँ वह उसी जादुई धनुष की मदद से राक्षसों से युद्ध कर रहा था। इसका साफ मतलब था कि वह जादुई धनुष असल में चीन का ही हथियार था और इसी वजह से वह बार बार उसे अपनी ओर खींच रहा था। नींद से जागने के बाद चीन सीधे नालन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी प्रिय युशेन ही है। इस बात से इनकार करते हुए नालन कहती है कि नहीं, शायद तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। उनकी बातचीत के बीच ही लिंगांग वहां आ जाता है। उसकी आवाज सुनते ही नालन चीन को छिपने के लिए कह देती है। असल में सेनापति शीमा के आदेश पर लिंगांग और नालन की शादी तय हो चुकी थी और अगर लिंगांग को चीन के बारे में पता चल जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। सच्चाई यह थी कि नालन भी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वह चाहकर भी शीमा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लिंगांग के वहाँ से जाते ही चीन नालन को बताता है कि जोयू पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति था। वह यह सब लिंगांग की आवाज और उसके जूतों को देखकर कह रहा था, जो बिल्कुल हमलावरों जैसे ही थे। कुछ दिनों बाद अचानक कुछ हमलावर राजा पर हमला करने के लिए सीधे दरबार में पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक समय पर शीमा वहां आकर राजा को बचा लेता है। इसके बाद वह राजा से चीन के बारे में पूछताछ करता है। हालांकि राजा को शीमा की नीयत पर कोई खास भरोसा नहीं था, इसीलिए वह उसे कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है। अपने पिता के इस फैसले का साथ देते हुए जोयू भी शीमा से कहती है कि असल में चीन को पहले ही मौत की सजा दी जा चुकी है, तो अब उसके बारे में जानकर वह क्या करेगा। शीमा समझ चुका था कि दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं, इसी वजह से उसने चीन का पता लगाने के लिए शाम को नालन को अपने पास बुलाया, लेकिन नालन ने भी चीन को बचाने के लिए शीमा से झूठ बोल दिया। इसके बाद शीमा उसे शादी की तैयारी करने को कहकर वहाँ से चला गया। अंदर ही अंदर नालन इस शादी से इनकार करना चाहती थी, लेकिन शीमा के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत उसके भीतर नहीं थी। उधर राजकुमारी जोयू चुपके से चीन को पकड़वाकर उसे जेल भिजवा देती है, लेकिन वहाँ भी चीन खुद को आजाद कराने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह जोयू को ही अपना कैदी बना लेता है और यह सब देखकर सैनिक तुरंत सेनापति शीमा को इस घटना की सूचना दे देते हैं। इधर शीमा तो पहले से ही इसी मौके की तलाश में था और खबर मिलते ही वह बिना देर किए सीधे जेल पहुंच गया। इसके बाद उसने चिन को एक खास तरह की जेल में बंद करने का आदेश दिया, जहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था और उसी जेल में चिन की मुलाकात झिलांग से हुई, जिसने उसे देखते ही पहचान लिया। दरअसल राक्षसों और देवताओं के बीच हुई भयानक लड़ाई में झिलांग भी स्वर्ग की ओर से लड़ा था और इसी वजह से वह चिन की सच्चाई को अच्छी तरह जानता था। कुछ दिनों बाद नालन और लिंगांग की शादी तय कर दी गई, लेकिन नालन अपनी शादी के दिन भी लगातार चिन की सुरक्षा के बारे में ही सोचती रही। इसी चिंता के चलते उसने शीमा को बताए बिना कि चिन और झिलांग को जेल से भगाने का फैसला कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद चिन नालन के अजीब व्यवहार के बारे में लगातार सोचने लगा। तभी झिलांग ने उसे बताया कि आज नालन की शादी होने वाली है। यह सुनते ही चिन ने वापस महल जाकर नालन से मिलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह महल पहुंचा, उसने देखा कि वहां शादी की रस्में पहले से ही शुरू हो चुकी थी। शादी रुकवाने के लिए चिन ने वहां जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। इससे गुस्से में आकर लिंगांग उसका सामना करने आगे बढ़ा। कड़ी और बराबरी की लड़ाई के बाद आखिरकार चिन ने लिंगांग को पराजित कर दिया और इसी के साथ वहीं पर वह शादी टूट गई। अगले दिन नालन ने चिन और झिलांग को सेनापति शीमा की एक गुप्त डायरी दिखाई, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले रहस्य लिख रखे थे। उसी किताब में यह भी लिखा था कि शीमा अधिक से अधिक जादुई शक्तियाँ इकट्ठा करके खुद को बेहद ताकतवर बनाना चाहता था। इसी मकसद से वह अक्सर ऐसे लोगों को कैद कर लेता था जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती थीं। उधर शीमा शाही सलाहकार जुआनजो से मिलने पहुंचा। वह चाहता था कि जुआनजो अपनी शक्तियों से लिंगांग को फिर से जिंदा कर दे। दरअसल जुआनजो के पास बेहद शक्तिशाली जादुई ताकतें थीं और वही था जिसने शीमा को दूसरों से शक्तियाँ छीनने का रास्ता दिखाया था। लेकिन इस बार शीमा की मदद करने के बजाय जुआनजो ने उसी की हत्या कर दी। थोड़ी ही देर बाद चिन, झिलांग और नालन भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि अब उन्हें जुआनजो की साजिश का पता चल चुका था। वे जान चुके थे कि वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि सबकी शक्तियाँ हासिल कर अमर बन सके। लेकिन उन तीनों ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में वे जुआनजो के इस प्लान को सफल नहीं होने देंगे। मगर जुआनजो ने अपनी शक्तियों के दम पर बड़ी आसानी से उन सबको हरा दिया। उसी शाम वह राजा से मिलने पहुंचा, जहां उसने राजा से अगले ही दिन एक विशेष पूजा आयोजित करने को कहा। उसने झूठ बोल दिया कि यह पूजा राजा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। राजा को जादुई शक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह तुरंत उस पूजा के लिए मान गया। अगले दिन राजकुमारी जुयो और राजा के साथ पूरा शाही परिवार उस पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुआ। जैसे ही पूजा शुरू हुई, जुआनजो ने उन सभी की शक्तियाँ खींच ली। इस वजह से वहाँ मौजूद
मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। लेकिन तभी चिन और झिलांग भी वहाँ पहुँच गए। जुआनजो को रोकने के लिए झिलांग ने एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। वहीं दूसरी ओर चिन भी अपने जादुई धनुष के साथ पूरी तरह तैयार था। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर बहुत ही आसानी से जुआनजो को हरा दिया। उसकी हार के साथ ही राजा और बाकी सभी लोग होश में आ गए और अंत में चिन की खोई हुई यादें भी पूरी तरह वापस लौट आईं।